गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग भूगोल विषय में अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल इसके आगे का पढ़ेंगे। इस पाठ में हमने पहले ही पढ़ा था कि भूमंडल क्या है। तो भूमंडल क्या है, वायुमंडल क्या है, जलमंडल क्या है, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। भूमंडल पृथ्वी का जो ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसको हम भूमंडल कहते हैं। और वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण है उसे ही हम वायुमंडल कहते हैं। यानी कि जो पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण यानी कि विभिन्न प्रकार की गैसें जो हैं हमारे चारों ओर फैली हुई है। वायुमंडल में जो है केवल एक गैस नहीं पाई जाती है, विभिन्न गैसों का मिश्रण जो है वायुमंडल में फैला हुआ है, उसे ही हम वायुमंडल कहते हैं। उसके बाद आता है जलमंडल। तो पृथ्वी के सतह पर पाया जाने वाला जो जलीय भाग है उसको ही जलमंडल कहा जाता है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर देख रहे थे महाद्वीप पढ़ चुके थे। तो पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप है और वे 7 महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, जिसमें से एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसी महाद्वीप में जो है हम रहते हैं। और साथ में ये भी जानते हैं कि एशिया महाद्वीप से होकर के कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा भारत से भी होकर के गुजरती है, क्योंकि भारत जो है एशिया महाद्वीप में ही है। उसके बाद में दूसरे नंबर का जो महाद्वीप है या फिर दूसरे नंबर का महाद्वीप देखेंगे तो जो है ये एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। और दूसरे नंबर का अगर सबसे बड़ा महाद्वीप देखते हैं विश्व का दूसरे नंबर का महाद्वीप तो वो अफ्रीका महाद्वीप है। और विश्व का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप देखते हैं तो वह उत्तर अमेरिका है। और उसके बाद में आता है आपका अंटार्कटिका है। ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं जलमंडल। हम लोग महाद्वीप के बारे में पढ़ चुके थे और ये भी देखे थे कि जलमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल किसे कहते हैं, भूमंडल किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हमने जान लिया था। और पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं ये भी जान लिया था। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है ये भी देख लिए। अब देखते हैं जलमंडल। पृथ्वी पर जो जलमंडल है वह मतलब कितने प्रतिशत भाग में फैला हुआ है इसे देखते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर जल है, जैसे कि अन्य ग्रह हैं वहां पर जो है जल जो है नहीं है, लेकिन पृथ्वी पर जो है जल जो है मानव के निवास के लिए, मानव की आवश्यकता के लिए जो जल की आवश्यकता होती है उसके अनुकूल यहाँ पर जल पाया जाता है। इसीलिए पृथ्वी को यहाँ पर देखो जल पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जो है वहां पर जल है। पृथ्वी के जो स्थल भाग जो है स्थल भाग में ही जल पाया जाता है, तो उसमें 71% भाग जो है जल है तथा 29% भाग जो है वह स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। जल जो है विभिन्न अवस्था में पाया जाता है, जैसे कि इसमें महासागर बोलेंगे तो वहां पर भी जल है, नदियां हैं तो उसमें भी जल है, झील है तो उसमें भी जल है, हिम नदियां, हिम मतलब कि बर्फ की जो नदियां हैं वो भी जल है। भूमिगत जल यानी कि भूमि में पाया जाने वाला जल, जैसे कि हम खुदाई कराते हैं कुएं का, जैसे कि खुदाई कराते हैं कुएं में भी जल पाया जाता है, तालाब में भी पाया जाता है, तो ये भूमिगत जल हुआ। तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित है और वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में जल जो है पाई जाती है। तो इस प्रकार से जल जो है विभिन्न रूपों में सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। पृथ्वी पर जो भी जल पाया जाता है उसका 97% भाग जो है महासागर में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। और यह बहुत ज्यादा खारा होने के कारण से मनुष्य इसको उपयोग में नहीं लाता है, क्योंकि जो वह जिस जल का वह उपयोग करता है वह जल जो है मीठा होता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। यानी कि 97% भाग जो है महासागर में पाया जाता है और महासागर का जल जो है वह खारा होता है। बचा कितना 3%। तो 3% जो है वो किस किस रूप में पाया जाता है, बर्फ की परतों एवं हिम नदियों और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग
अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। अलवण, अलवण यानी कि मीठा जल जो है वह बहुत कम भाग में पाया जाता है और इसी पानी को ही मनुष्य जो है उपयोग में लाता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। पृथ्वी पर पानी बहुत अधिक मात्रा में है, इसी के कारण से मतलब कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जल जो है बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण से इसको नीला ग्रह कहा जाता है। लेकिन ये जो जल है इसका 97% भाग जो है महासागरों में पाया जाता है। महासागर का पानी खारा होता है, जो मनुष्य के उपयोग के लायक नहीं होता है, और जो 3% जल जो है वह बर्फ की परतों, हिमनदियों और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। लेकिन इसमें भी क्या है, जो अलवण जल है वो बहुत कम रूप में पाया जाता है, जिसको मनुष्य उपयोग में लाता है, और इसी के कारण से मनुष्य को पानी की कमी जो है पृथ्वी पर होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं महासागर। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागर जलमंडल का मुख्य भाग है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, गतिशील यानी कि हमेशा बहते रहता है, रुकने वाला पानी है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि तालाब का पानी जो है ठहरा हुआ है, किसी गड्ढे में पानी को देखते हैं ठहरा हुआ है, लेकिन महासागर का जल जो है वह निरंतर गतिशील रहता है, यानी कि बहता रहता है। उसकी लहरों को आप देखते हो आती है और जाती रहती है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। अगर आपको पूछा जाएगा कि महासागरीय धाराएं जो है या फिर महासागर जल की कितनी प्रमुख धारा है या गतियां हैं, तो आपको बताना होगा कि तरंगी रहेगा, सागरीय तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं, ये जो है महासागरीय जल की प्रमुख गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। अब यहाँ पर देखिए 5 महासागर कौन कौन से हैं पृथ्वी पर, तो 5 महासागर है। पहला प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। इसको आप अपने बुक में जो चित्र दिया हुआ है उसमें देख सकते हैं। ये 5 महासागर जो है पृथ्वी पर प्रमुख है। 5 महासागर में सबसे बड़ा जो महासागर है वह है प्रशांत महासागर। यह पृथ्वी के 1/3 भाग तक फैला है। पृथ्वी का 1/3 भाग में जो है प्रशांत महासागर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे बड़ा मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। और पृथ्वी का क्या बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा जो गहरा भाग है वो मेरियाना गर्त है, जो कि प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, वृत्त के आकार का है। और क्या बोल रहा है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। प्रशांत महासागर के चारों ओर कौन कौन से यहाँ पर महाद्वीप स्थित है बता रहे, एशिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उत्तर और दक्षिण अमेरिका, ये चारों ओर स्थित है। आप इसको अपने बुक में चित्र में भी देख सकते हैं। प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का हम पता भी लगा सकते हैं। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अब देखो विश्व का सबसे बड़ा महासागर बोलेंगे तो प्रशांत महासागर, और दूसरे नंबर का महासागर है तो अटलांटिक महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है, यानी कि प्रशांत महासागर का जो आकार है वो किस प्रकार से बता रहा है, अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है। पश्चिम का जो क्षेत्र है दिशा बता रहा है वहां पर उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है, तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। यहाँ पर देखिए पश्चिम में क्या बोल रहा है, उत्तर और दक्षिण अमेरिका है, और पूर्व में क्या है, यूरोप और अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक तदुत्तरित है। यहाँ अनियमित एवं तदुत्तरित तट रेखा प्राकृतिक प्रोत्साहयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है, मतलब कि यहाँ पर इतना अधिक व्यापार करने के जो मार्ग हैं, कई रास्ते हैं यहाँ पर,
व्यापार करने के लिए, जैसे कि महासागर में क्या होता है, प्रमुख रूप से मछलियां पाई जाती हैं, तो मछलियों का व्यापार जो है यहाँ पर बहुत ही उन्नत होता है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। अब हिंद महासागर में आप भारत के नक्शे में अगर देखेंगे तो उसका जो दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी भाग है, उसी के नीचे में आप हिंद महासागर को देखेंगे, है ना। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, त्रिभुज के आकार का है हिंद महासागर। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। इसकी पूर्व दिशा के अनुसार बता दिया जा रहा है कि जो महासागर है उसके किस दिशा की ओर कौन कौन से महाद्वीप जो है स्थित है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 अंश दक्षिण अक्षांश तक फैला है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। यूरेशिया मतलब कि यूरोप धन एशिया, यानी कि दोनों को मिलाने वाली जो सीमा है उसको यूरेशिया कहा जाता है। मैं पहले भी बताई थी। इसके बाद देखिए हम लोग जलमंडल के बारे में पढ़ लिए कि पृथ्वी पर कितने महासागर है, कौन सा महासागर सबसे बड़ा है, ये सब देखिए। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं वायुमंडल। पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैसों की एक परत से घिरी हुई है। वायुमंडल किसे बताइए, तो बताई थी कि पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण है उसे ही हम वायुमंडल कहते हैं। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग श्वास लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है और वायुमंडल में से होकर के जो सूर्य की किरणें जो हम तक पहुंचती हैं वह उन हानिकारक किरणों को बचाता भी है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल जो है पृथ्वी यानी कि थलमंडल से अगर हम लेते हैं तो यह 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है और ये इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभमंडल यानी कि पृथ्वी का जो सतह है सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो क्षोभमंडल है। क्षोभमंडल के ऊपर आता है समतापमंडल। ये क्षोभमंडल जो है यहाँ पर क्षोभमंडल जो है वायुमंडल में 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। फिर समतापमंडल है। समतापमंडल जो है यहाँ पर ये तापमान जो है सदैव समान होता है, इसीलिए इसको समतापमंडल कहते हैं। उसके बाद आता है मध्यमंडल, उसके बाद आता है आयन मंडल और तब उसके बाद आता है बहिर्मंडल। ये बहिर्मंडल जो है यहाँ पर जो है विरल गैसें पाई जाती हैं। विरल मतलब कि जहरीली गैसें पाई जाती हैं, जहाँ पर मानव जो अगर जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ और शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। तो वायुमंडल में देखो कौन कौन सी गैसों के बारे में बताया जा रहा है। ऑक्सीजन बताया जा रहा है, नाइट्रोजन बताया जा रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पर अगर पूछा जाएगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है तो नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन जो है 21% है। उसके बाद में अन्य गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, हीलियम है, ये सारी गैसें का जो प्रतिशत है वो केवल 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। और क्या बताया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी से घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों और पर्वतारोहियों को हवा की घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है।
क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते जाते हैं तो क्या होता है, वायुमंडल जो में ऑक्सीजन गैस जो पाई जाती है उसमें कमी आती जाती है, जिसके कारण से उनमें सांस लेने में जो है बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। इसी के कारण से जो पर्वतारोही होते हैं उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है अपने साथ में लेकर के जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है, तापमान में कमी आती जाती है और वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यानी कि क्या होता है, ऊपर जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जाते हैं तो वायुमंडल का तापमान गिरते जाता है, यानी कि ठंडक बढ़ती जाती है। आप लोग जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र में जब जाते हो तो मैदानी क्षेत्रों के मुकाबले में पहाड़ी क्षेत्रों में ठंडक अधिक होती है, तो वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे ही पर्वतारोही जैसे कि जब पर्वतों पर चढ़ते हैं तो उनको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, इसलिए उनको ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेकर के जाना पड़ता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है, यानी कि और ये जो तापमान के बारे में बताया जा रहा है, सभी जगह का तापमान जो है एक जैसा नहीं होता है। मैदानी क्षेत्र का तापमान अलग होगा और पठारी क्षेत्र का तापमान अलग होगा, साथ में पहाड़ी क्षेत्र का तापमान जो है अलग होगा, क्योंकि जितने ज्यादा ऊंचाई पर जाते जाएंगे तो तापमान क्या होता है, ऊंचाई के साथ साथ में घटते जाता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दबाव महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। वायु जो है उसका बहाव कैसा होता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। तो यहाँ पर ये टॉपिक मैं यही समाप्त करती हूँ। बचा हुआ जो टॉपिक है हम उसको आगे के क्लास में पढ़ेंगे।